अब आ रही है आवाज आप लोगों को? ओके। ओके बेटा, ओके ओके। हाँ जी। आप बताओ सेक्शन 11 का क्या दिक्कत है? सेक्शन 11 तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं। सेक्शन 11 तो आपके यूनिट 1 में है, 2 में है, 3 में है। एमसीसी वाले में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 मुझे बताना पड़ेगा। वो ये ज़्यादा मेहनती है, जिसका डाउट है वो कम मेहनती है। क्वेश्चन 3। चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रमेश, जो कि भाई 16 साल का है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। नहीं, आप सुन लो बस, मेरे से बुक में नहीं है, आईसीआई में नहीं है, एमसीसी में। सुन लो, सुनते जाओ मुझे। On 1st March 2011, he took a loan of rupees 1 lakh from सुरेश। रमेश ने सुरेश से पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए का लोन लिया। रमेश है यहाँ पे 16 साल का। For the payment of his college fee and agreed to pay by 30th May 2012। 1 मार्च 2011 को लोन लिया था और कहा कि 30 मई 2012 तक पे कर दूंगा। रमेश possesses assets worth rupees 10 lakh। रमेश के पास में 10 लाख की प्रॉपर्टी है। तो मतलब सुरेश तो बच गया, 1 लाख रुपए डूबेंगे तो नहीं उसके। ऑन ड्यू डेट रमेश फेल्स टू पे बैक द लोन टू सुरेश। ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस भी किया है काफी बार कि ड्यू डेट पे रमेश, जो कि भाई 16 साल का है, वो लोन पे करने से चूक गया। सुरेश नाउ वांट्स टू रिकवर द लोन फ्रॉम रमेश आउट ऑफ हिज असेट्स। सुरेश ने कहा कि भैया मुझे तो मेरा 1 लाख रुपए वापस दो। वेदर सुरेश वुड सक्सीड, यस और नो? पक्का? तो एक माइनर ने पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए का लोन लिया और उसने 1 लाख रुपए का लोन रीपे नहीं किया। तो क्या आप माइनर को दिए हुए 1 लाख रुपए वापस ले सकते हो अगर उसके पास 10 लाख की प्रॉपर्टी ऑलरेडी है? तो अपन ने ये पढ़ा था कि माइनर पर्सनली लाइबल नहीं होता, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो होती है उसमें से उसको अपन लाइबल बना सकते हैं। तो अब इधर जो बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहाँ पे सेक्शन 11 में अपन ने 3 कंडीशन पढ़ी थी यूनिट नंबर 3 में। 3 कंडीशन ये थी कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है। तो 18 साल से ज्यादा का होना चाहिए, दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए, तीसरा नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। ये है बेटा सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 के हिसाब से माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट को आप वॉइड मानते हो। लेकिन आप अगर उसकी प्रॉपर्टी है और उसने ये जो पैसा था ये नेसेसरीज ऑफ लाइफ के लिए लिया था, तो उस केस में आप उसकी प्रॉपर्टी में से पैसा ले सकते हैं। तो सुरेश वुड बी सुरेश इज एंटाइटल्ड टू sue रमेश एंड गेट द पेमेंट। ठीक है? पीछे जाते हैं ना, थोड़ा पीछे 2 4 5 10 पेज पलटते तो सेक्शन 11 मिल जाता। एकदम सीक्वेंस में चल रहा है, यही सेक्शन 11 है। सबसे आसान सेक्शन है मेरे ख्याल से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अभी ना तो तुम कभी भूलोगे ना इस क्लास का कोई बच्चा कभी भूलेगा। तो जन भला हो गया, जनहित में जारी हो गया ये। ठीक है, चलो क्लियर है बेटा? ये पिछले वाले ब्लॉक टेस्ट की पढ़ाई नहीं करी थी और इस वाले ब्लॉक टेस्ट की पढ़ाई हो रही है, ये समझ में आया इससे। सही है ये बात? की थी ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया था, अगर करी तो बहुत ही अच्छा किया। क्यों? तो वो इधर बैठे थे चेयर पे? खतरों के खिलाड़ी है फिर वो तो। इतनी सी जगह में अगर
ठीक है, लगी तो नहीं ना? गायब हो गया वो। अब तो ये चेयर चेयर और जगह की प्रॉब्लम नहीं है, ग्लास गायब हो गया है तो वो गया अंदर फिर। हाँ। चलिए। सो कोई बात नहीं, हो जाता है, लगे नहीं जब तक कोई दिक्कत नहीं है, राइट? सो वो उसकी नींद क्या उड़ी है वहां पे, वो अभी बढ़िया नींद आई थी जब सेक्शन 11 चल रहा था, तो और जैसे ही ये गिरने पड़ने की बात शुरू हुई एकदम अटेंटिव। हाँ बेटा। तैयारी पूरी है आप लोगों की टेस्ट की? वर्क इन प्रोग्रेस। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। बेटा हिंदी है। ओ, कबीरदास जी रहीमदास जी को नहीं पढ़ा क्या? कहाँ तक पढ़ा था लास्ट क्लास में? 5.18 का, 19 का। अच्छा इशू, अच्छा कल अपन ने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए थे, आज अपने को सर्टिफिकेट मिलने वाला है। ठीक है। ऑलराइट, सो पेज नंबर 5.19। कल की क्लास में अपन कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने गए थे, निकले थे यहाँ से रजिस्टर, मेंटली निकले थे, फिजिकली तो यहीं बैठे थे। रजिस्ट्रेशन वगैरह डॉक्यूमेंट सब तैयार है आपके? कुछ मिस विस तो नहीं किया? साइन वाइन कर दिए सारे? नेम के साथ सरनेम भी लिखा है या खाली नेम लिख दिए? हाँ, रिजेक्ट कर देंगे वरना। फिर इसके अलावा नेशनलिटी, रेजिडेंशियल एड्रेस, ये सब लिखा है आप लोगों ने? अगर कोई फ्रॉड फ्रॉड किया तो डिक्लेरेशन भरा है, सीव तो कर ही देंगे बाकी। डिक्लेरेशन वगैरह डाला है कि फ्रॉड नहीं किया हमने, सब अच्छा किया है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी? हाँ पक्का नहीं किया? अभी याद करो, पता चले 5 मिनट पहले किया हो। राइट, फ्रॉड तो कर ही सकता है, माइनर हो चाहे मेजर हो, फ्रॉड तो कर ही सकते हो। अब वो पकड़े नहीं जाओगे, वो बात जुवेनाइल में तो डाल ही देंगे। right? तो सजा है, ज्यादा मिले चाहे कम मिले। right? चलो तो फिर डॉक्यूमेंट सबके तैयार है, तो उस केस में इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दे दें क्या? ठीक है, ओके। So issue of certificate of incorporation on registration, point number 2. The registrar on the basis of documents and information filed, तो जो आपने डॉक्यूमेंट्स भरे हैं, इंफॉर्मेशन भरी है, उसके बेसिस पर रजिस्ट्रार क्या करेगा? डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करेगा और फिर कौन सा सर्टिफिकेट इशू करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दे दिया, चलो आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म में एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। साथ में आपको एक चीज और दे देते हैं, सिन। क्या होता है सिन? CIN बात कर रहे हैं, SIN नहीं कर रहे, right? तो CIN क्या होता है? ये तो यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या होता है? ये बेसिकली किसी भी कंपनी का आइडेंटिटी नंबर होता है। तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो अब उसकी पहचान किससे होगी? CIN सिन से। ठीक है, और कभी कभी SIN सिन से भी पहचान हो जाती है, बट वो वाली पहचान नहीं लगानी अपने को, CIN वाली लगानी है। ठीक है, आपका एक तरीके से ID नंबर होता है। जैसे कंपनी का सिन होता है, ऐसे डायरेक्टर्स का क्या होता है? सिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो हाँ हाँ, लेकिन डायरेक्टर्स को इशू करते हैं लोग एक डिजिटल सिग्नेचर और उसके साथ आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आप जब भी कोई मेंस वगैरह ऑफिशियल बातचीत करते हो, डॉक्यूमेंटेशन करते हो, नाम, नाम के नीचे आपका डिन, डिन और डिन के साथ आपके डिजिट, MCA इशू करता है। चलिए, सो ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन आपकी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की डेट मेंशन्ड है, उस दिन से आपको सिन अलॉट होगा। कौन अलॉट करेगा बेटा? रजिस्ट्रार करेगा क्या या डायरेक्टर करेगा? अरे नहीं, डायरेक्टर करेगा यार। नहीं करेगा? पक्का? डायरेक्टर खुद तोड़ना करेगा खुद ही की कंपनी में, तो अंडरलाइन कर लो प्लीज। रजिस्ट्रार शैल allot to the company sin।
जो कि उस कंपनी की कैसी आइडेंटिटी होगी, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होगी। तो कभी भी किसी भी कंपनी का जो नंबर है वो सेम नहीं हो सकता, विदाउट यहाँ पर। चलो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन। तो कंपनी को सारे जितने भी रजिस्टर्ड ऑफिस की कॉपीज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, वो सारे के सारे संभाल के रखने होंगे। कब तक संभाल के रखने पड़ेंगे? जब तक कंपनी डूब नहीं जाती तब तक सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी को संभाल के रखने पड़ेंगे। तो हो आप लोग जिम्मेदार, संभाल सकते हो सब लोग? सब लोग ठीक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। shall maintain and preserve or at its registered office copies of all document। कहाँ पे संभाल के रखोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस। तो अंडरलाइन रजिस्टर्ड ऑफिस को करो, कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन को करो। और कब तक संभाल के रखोगे? डिसोल्यूशन तक संभाल के रखोगे, मतलब जब तक कंपनी रहेगी तब तक कंपनी के सर्टिफिकेट्स रहेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। अगर आपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो अभी डॉक्यूमेंट जमा कराया ना, उन डॉक्यूमेंट में कुछ भी इनकरेक्ट निकला, फर्जीवाड़ा निकला, फ्रॉड निकला, तो सेक्शन 447 के अंडर में चेप दिए जाओगे, राइट? तो अंडरलाइन कर लो लास्ट, फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। आप शांति से पढ़ रहे हो तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, और आई एम ऑल्सो फीलिंग द, नहीं लग रहा? छोड़ो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो हाँ, इंटरेस्टिंग तो अब बनाना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग तो क्या है, राइट? हाँ, एग्जाम्पल दो फ्रॉड का। तो आपने जो डॉक्यूमेंट दिया, उस डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड फर्जी था, आपका नाम भी गलत था और आपका पता भी गलत था, और रजिस्ट्रार ने जो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाया तो उसमें पता चला कि आधार कार्ड भी फर्जी है, तो फिर आपको सेक्शन 447 के तहत टिप देंगे हम। ठीक है, हाँ। जब तक कोई क्रिमिनल एस्पेक्ट नहीं आता ना तब तक मजा नहीं आता। आपकी क्लास में मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जब तक काम सीधे 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 चल रहा है ना, कोई काम मतलब कुछ भी काम टेढ़ा नहीं होना है, तब तक ऐसे चेहरे एकदम मायूस हो जाते हैं। जैसे ही कोई जालसाजी होती है, क्रिमिनोलॉजी होती है, फ्रॉड होता है, हाँ, वैसे ही चेहरे एकदम खिलखिला जाते हैं यहाँ पे। हाँ, 3 में, अच्छा वो चैप्टर 1 की, हाँ। तो ठीक है, सेल ऑफ गुड एक्ट में मजा आएगा फिर आप लोगों को। हाँ बोलो ना। तो ऐसे का मतलब तो यही होता है कि बोलना चाहते हो, ऐसे बोल के और फिर ठीक है। तो पॉइंट नंबर 6 पे आ जाइए। कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन और बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट। तो पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 में आपके जो फर्क है वो ये है कि 5th में तो आपने जो डॉक्यूमेंट जमा कराए थे इनकॉर्पोरेशन से पहले ही पता चल गया कि फर्जीवाड़ा है। यहाँ इनकॉर्पोरेशन कर दिया, चेक नहीं कर पाए, आपने इतना बढ़िया आधार कार्ड बनाया था कि जितना ऊपर ऊपर से वेरीफाई किया उससे लगा कि सही है, करेक्ट है, तो इनकॉर्पोरेट हो गई कंपनी। फिर उसके बाद हमारे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में कोई बहुत ही काबिल एम्प्लॉय आए जिन्होंने आपका झूठ पकड़ लिया, तो इनकॉर्पोरेशन होने के बाद में आपका झूठ पकड़ में आया है। तो अब उस केस में कौन कौन लाइबल होगा, उसके लिए कृपया पेज नंबर 5.20 पे प्रवेश करें। फर्स्ट अंडरलाइन करो इसमें वर्ड प्रमोटर्स को चेपेंगे सबसे पहले। प्रमोटर्स के बाद में जिनके भी नाम फर्स्ट डायरेक्टर्स के तौर पे रजिस्टर्ड है उनको चेपेंगे बेटा। जिन्होंने भी उसमें बड़े ही शान से डिक्लेरेशन दी थी कि हमने ऊपर दी गई सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, उन सबको चेपेंगे इन द सेम सेक्शन 447, राइट? तो 3 कैटेगरी ऑफ लोग हैं जिनको अपन पकड़ सकते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। फर्स्ट कौन है? आवाज ही नहीं आई यार, ऐसे कैंपेनिंग थोड़ा करनी है बेटा। तो अगेन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, डिक्लेरेशन जिन्होंने दी थी, राइट? तो आप लोगों ने वो रिज्यूम पढ़े होंगे ना, उसमें लास्ट में वो डिक्लेरेशन लिखी थी ना, आई सॉलमली डिक्लेयर दैट ऑल द अबव इंफॉर्मेशन, राइट? तो वो डिक्लेरेशन अगर आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे दे दोगे
और बाद में पकड़े जाओगे तो कौन से सेक्शन के तहत क्या किसका चार्ज लगाएंगे? ठीक है, चलो। ये तो है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। और प्री इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे तो ये सब अपॉइंटेड ही नहीं होते लोग, ये तो अभी प्रोसेस ही चल रहा है, तो जो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है सबको चेपेंगे अपन, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 7, ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं बताओ यार, तो नहीं पता? हाँ, सिर्फ डिजॉल्व ही करवाती है, प्रोसीडिंग्स भी तो चलाती है। तो ये नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल्स होती हैं, एनसीएलटीज वगैरह, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स कहते हैं इनको। ऐसे स्टेट लेवल की भी होती हैं लॉ ट्रिब्यूनल। तो ये कंपनी की आप देसी भाषा में समझा रही हूँ, मत कहीं पर, अपनी समझ के लिए बस समझ लेना। कंपनी की एक्सक्लूसिव कोर्ट कहलाती हैं जिसमें कंपनी रिलेटेड प्रोसीडिंग्स चलती हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो इनको अपन कहते हैं ट्रिब्यूनल्स, राइट। याद रखने के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपकी बुक है। लेकिन वैसे आपकी समझ के लिए समझाया है, वैसे ये होती हैं जो कंपनी की प्रोसीडिंग्स के साथ डील करती हैं। उन कोर्ट को, उन छोटी कोर्ट्स को अपन कहते हैं ट्रिब्यूनल्स। Where a company has been incorporated by furnishing false or incorrect information or representation। अगर आपकी कंपनी कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन पास करने के बाद या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन पास करने के बाद में रजिस्टर हो गई है, या फिर आपने कोई मटेरियल फैक्ट्स हैं जिनको छुपा लिए हैं, या आपने जो डिक्लेरेशन दी है वो गलत दी है, तो उस केस में ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड इन द सिचुएशन सो वारंट्स। तो ट्रिब्यूनल ये 5 तरीके के ऑर्डर्स आपको दे सकती है। ट्रिब्यूनल के पास ये 5 तरीके के ऑर्डर देने के राइट है। किस किस केस में? फॉल्स इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, फ्रॉड के केस में, फैक्ट्स छुपाने के केस में, इन सारे सिनेरियो। आई ये बात समझ में? तो क्या क्या दे सकती है? सबसे पहले पास सच ऑर्डर एज इट में थिंक फिट। ये तो सिंपल सी बात है, ऐसे ऑर्डर पास कर सकती है ट्रिब्यूनल जो उसको सही लगे। फॉर रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट, तो अंडरलाइन करो पहले तो पास सच ऑर्डर, और दूसरा अंडरलाइन करिए रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट, और तीसरा पब्लिक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। तो ऐसे कोई से भी ऑर्डर्स पास कर सकती है जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, जनहित में जारी, कंपनी के इंटरेस्ट में हो, कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनके इंटरेस्ट में हो। ऐसा कोई भी रिलेटेड ऑर्डर कौन पास कर सकता है? ट्रिब्यूनल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डायरेक्ट दैट लाइबिलिटी ऑफ मेंबर शेल बी अनलिमिटेड। आप ये नहीं कह सकते मेरी लाइबिलिटी तो लिमिटेड थी। ट्रिब्यूनल आपको कह सकती है जब आप काम गलत कर सकते हो तब आपकी लाइबिलिटी भी कैसी हो जाएगी? अनलिमिटेड। ये ट्रिब्यूनल बोल सकती है। तो अनलिमिटेड को अंडरलाइन कर दीजिए। कंपनी का नाम रजिस्टर्ड से क्या कर सकती है? रिमूव, अंडरलाइन, रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप के लिए बोल सकती है कि अपना हिसाब किताब कर लो, वही खाते संभाल लो अपने, और फिर आपका नाम हटा दिया जाएगा। सो वाइंड अप के ऑर्डर पास कर सकती है, और ऐसा कोई भी ऑर्डर जो उसको सही लगे उस टाइम पे, एज इट मे डीम फिट। सो वंस अगेन, फर्स्ट पॉइंट, पास सच ऑर्डर्स किसके इंटरेस्ट में? पब्लिक इंटरेस्ट, कंपनी इंटरेस्ट, मेंबर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, लाइबिलिटी कैसी बन सकती है? अनलिमिटेड। लिमिटेड वालों की भी अनलिमिटेड हो सकती है क्या? ठीक है। पॉइंट नंबर 3, नेम रिमूव हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, वाइंड अप हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, एज इट में डीम फिट, जो सही लगे। तो ये पॉइंट डालते ही ट्रिब्यूनल को बेसिकली इन्होंने सारी अथॉरिटीज दे दी, राइट। प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर, लेकिन ट्रिब्यूनल ऑर्डर देने से पहले सामने जो कंपनी है उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, मतलब कंपनी को सुनने का मौका दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि बिना सुनवाई के डिसीजन हो जाएगा। तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अंडरलाइन करिए। Second, the tribunal shall take into consideration the transactions entered into by the company, including the obligation, if any, contracted or payment of liability। तो ये बात कर रही है कि आपकी जो लाइबिलिटी का पेमेंट है उसके रिगार्डिंग भी ट्रिब्यूनल डिसीजंस ले सकती है।
कितना पे करना है, कब पे करना है, ये कौन डिसाइड कर सकती है? ट्रिब्यूनल डिसाइड कर सकती है। लेकिन आपके ट्रांजैक्शंस को ट्रिब्यूनल कंसिडर करेगी पेमेंट करने से पहले। अंडरलाइन कर लो पहले, फिर समझ लेंगे बाद में। द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड कॉन्ट्रैक्टेड और पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी। आपको कितना पे करना है, किसको पे करना है, इस डिसीजन देने से पहले ट्रिब्यूनल वो सारे स्टेटमेंट्स देखेगी कि अभी तक आपने किसको कितना पे कर रखा है। तो आपके पास रिकॉर्ड को चेक करके ही ट्रिब्यूनल क्या देगी? डिसीजन देगी। तो लिख लो चाहो तो इसके आगे, चेकिंग ऑफ द पास्ट रिकॉर्ड्स। तो लैंग्वेज आपको याद रहेगी कि क्या लिख, पिछले ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकती है, उसको कंसिडर कर सकती है आपकी लायबिलिटी डिसाइड करने से पहले। ये तो थे आपके सारे प्रोसेस के पॉइंट। कोई डाउट यहाँ तक आपको? अब आप लोग ये SPIC का जो पॉइंट है ना, इसको अंडरलाइन कर दो। ये इलेक्ट्रॉनिक सिंप्लीफाइड परफॉर्मा है, इलेक्ट्रॉनिक तरीका है इनकॉर्पोरेशन का। इसको होमवर्क डालो। इलेक्ट्रॉनिकली सारे काम हो रहे हैं, लेकिन काम एग्जैक्टली वही सब हो रहे हैं जो अपन ने अभी तक इनकॉर्पोरेशन में पढ़े थे। तो इसको आपको होमवर्क में पढ़ना है। आपको सारे पॉइंट सेम लगेंगे, बस इसमें जो फर्क है और अभी के प्रोसेस में जो फर्क है, वो फर्क है कि वो फिजिकल प्रोसेस था और ये प्रोसेस कैसा है आपका? इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस। तो सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा है इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस का। इसमें आप लोगों को जो फर्स्ट पेज दे रखा है ना, पेज नंबर 5.20 का, बस उसी पॉइंट को पढ़ना है, पीछे के पॉइंट्स को आपको नहीं पढ़ना है, बस उस तक ही पढ़ना है। सारी चीजें रिपीटेड मिलने वाली है, कुछ भी अलग नहीं मिलेगी, बट इट हैज टू बी रेड बाय यू, पढ़ना पड़ेगा। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। नहीं, ये वाले नहीं करने, मैं बताऊंगी जो करना। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल के लिए आप लोग आ जाओ पेज नंबर 5.32 पे। एक बार 5.32 पे लास्ट है चैप्टर का, समरी में दे रखी है कैपिटल, एक एक लाइन में बहुत अच्छा समझा रखा है। तो पहले यहाँ से समझेंगे। बेटा मैंने तो हर जगह कोशिश करी है आप लोगों की इजी और शॉर्ट वाला समझाया जाए, लेकिन अब इजी शॉर्ट लॉ का भी इतना ही होता है। पेज नंबर 5.32 कैपिटल दिख रहा है आपको पॉइंट नीचे, सेकंड लास्ट पॉइंट। अब आप लोग मुझे बताते जाना, फिर अपन इससे वेरीफाई करते जाएंगे, फिर वहां से पढ़ लेंगे, तो यही याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले नॉमिनल और ऑथोराइज शेयर कैपिटल। कौन सी कैपिटल होती है? अपन ने अकाउंट, ये सारी अकाउंट्स में पढ़ी हुई है, एक एक करके बताना, मुझे पता है सबको आती है। सो वन बाय वन। हाँ बेटा, टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म। ठीक है, so this is basically the total or the maximum amount, maximum ज्यादा अच्छा वर्ड है इसका। so maximum amount of the capital, and देखिए आप लोग, authorized by memorandum to be the maximum amount of share capital। अगर आप इस अमाउंट को बढ़ाना चाहते हो तो आपको रेजोल्यूशंस पास करने पड़ेंगे, रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको इतना समझना है कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? किसी भी कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल। ठीक, नेक्स्ट इश्यूड शेयर कैपिटल, उसी में से निकलेगी, ऑथोराइज से निकलेगी। क्या होती है? रेज योर हैंड एंड देन आंसर। यस कुणाल। हाँ, अ पार्ट ऑफ द इशूड बाय द कंपनी, तो देसी भाषा में समझाओ, तो इसमें भी लिखा हुआ है। हाँ, नॉट दिस लैंग्वेज। ठीक है, किस में से? ऑथराइज शेयर कैपिटल से। यस बेटा, यू वांट टू ट्राई? हाँ 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 हाँ। ठीक है, सो देखिए, दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन। तो ऑथराइज कैपिटल में से जितना पार्ट आप सब्सक्राइब करने का ऑफर देते हो, उस कैपिटल को क्या कहते हैं अपन? इशूड शेयर कैपिटल। पॉइंट नंबर 3, अब उस इशूड शेयर कैपिटल में से जितना क्या हो जाता है? सब्सक्राइब्ड हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो सेकंड और थर्ड में क्या फर्क हुआ फिर?
सेकंड में अपन सब्सक्रिप्शन का ऑफर दे रहे हैं और थर्ड में अपन सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं। फिर उसके बाद कॉल्ड ऑफ कैपिटल पढ़े, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अकाउंट्स में क्या होते हैं। हाँ बेटा, जितना मांगा है, जितना पैसा आपने कॉल किया है, so such a part of the capital that has been called। कितनी कॉल्स कर सकते हो, जितनी चाहो उतनी कर सकते हो, लेकिन जनरली जनरली 2 या 3, जनरल एवरेज के तौर पे, राइट। 9 में रूल नहीं है ऐसा। और लास्ट पॉइंट, उस कॉल्ड अप कैपिटल का जो पैसा रिसीव हो जाता है वो अमाउंट क्या होता है। It is a total amount paid or credited as paid up shares. Paid up capital is equals to called up capital minus call in arrears। call in arrears क्या होता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो कॉल अप में से कॉल इन एरियर्स को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, पेड अप, मतलब जितना आपने पे कर दिया है। वेरी गुड, अकाउंट्स तो अच्छे से आती है। पेज नंबर 5.21। अच्छा, मतलब ये मान लिया था कि चैप्टर खत्म। अगर 50 प्लस वाला टारगेट नहीं रखते तो खत्म मान लेते हैं। 50 प्लस वाला टारगेट है ना। मतलब 50 प्लस का टारगेट भी रखेंगे और 50 प्लस लेकर भी आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ऑथराइज कैपिटल को और क्या क्या बोल सकते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल और इसके अलावा नॉमिनल कैपिटल। एक बार पढ़ोगे इसका पैराग्राफ मेरे सामने, अभी पढ़ो। कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम आई है कहीं पर, यही पूछ लो मेरे सामने। नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं आई है। लाइन बोलो बेटा, लाइन ऊपर से नीचे से कौन सी। हाँ, विच इज ऑथराइज टू रेज बाय इशूइंग शेयर्स एंड अपॉन विच इट पेज द स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। अपन अथोराइज शेयर कैपिटल का जो कैपिटल का अमाउंट होगा ना उसको स्टैम्प पेपर पे अथोराइज करते हैं। तो स्टैम्प पेपर पे अथोराइज करने का मतलब स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। स्टैम्प पेपर होते हैं 100 रुपए का पेपर है तो वो ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। स्टैम्प पेपर पे आप जो भी डिक्लेरेशन देते हो वो उतने अमाउंट की डिक्लेरेशन होती है। हाँ हाँ, मैक्सिमम तो नहीं चलता इसमें बहुत ज्यादा, बट एवरेज जो अमाउंट चलता है वो 100 रुपए तक का चलता है, जो जिसको मैक्सिमम मानते हैं वो रूल के हिसाब से एफिडेविट के हिसाब, राइट। ये नोटरीज वगैरह का काम होता है, नोटरीज कर देता है। हाँ? नोटरी का काम, स्टैंपिंग वगैरह। सो यस, इशूड कैपिटल। सो इशूड कैपिटल की जब अपन बात कर रहे हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 50 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, पहला वाला पैराग्राफ मेरे से पढ़ना, जो मैं अंडरलाइन करने को कहूँ वो करना है इसमें। issued capital which means capital as the company issues from time to time for subscription। तो ये कैपिटल जो कंपनी इशू करती है टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन, अंडरलाइन करो, टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। इट इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल, सो पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल अंडरलाइन करो। जो कंपनी ऑफर करती है सब्सक्रिप्शन के लिए इंक्लूड्स द शेयर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसमें आपके शेयर्स भी इंक्लूड होते हैं, कैश के अलावा जो अमाउंट होता है वो शेयर्स के थ्रू आता है, तो शेयर्स अलॉटेड। Schedule 3 of Companies Act 13 makes it obligatory for company to disclose its issued capital in the balance sheet। मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, स्टूडेंट्स जनरली लिख कर नहीं आते, अकाउंटेंसी वाली थ्योरी लिख कर आ जाते हैं। ये लाइन लिखते ही आपने अपने पूरे नंबर इंश्योर कर लिए इसमें कि स्केड्यूल 3 ने क्या रूल बना रखा है कि आपको अपनी इशूड कैपिटल कहाँ डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, बैलेंस शीट में। नाउ द पॉइंट नंबर 3, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसको खुद से पढ़ो मन में मन में।
सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ पेड अप में, क्या पैसा तो आया ही नहीं ना, सब्सक्राइब करना है। हाँ तो अभी पैसा हाथ में नहीं। पेड अप से ही तो अपनी लाइबिलिटी डिसाइड होती है ना, जितना अनपेड अमाउंट। सब्सक्राइब्ड है लेकिन पेड अप नहीं है, लाइबिलिटी है आपकी। आज स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्लास की। आज कौन कौन नहीं भागे, बता नहीं पाएंगे। पूरी क्लास पीछे, किसने दिया मोटिवेशन? वेरी गुड। आज कितने बजे से? 3 बजे वाली क्लास है। वो तो खैर चलो आज बहुत अच्छी बात है, और ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा सेशन होता है उनका, तो अच्छे से पूरे अटेंशन के साथ सुनना, राइट। और एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना आप लोगों को, कि आप लोग मैंने ये बात पहले भी शेयर करी थी आप लोगों के साथ में, कि अगर आप नोट्स ले रहे हो, खुद बना रहे हो, तो बेस्ट है। बनाने का तरीका आपको बता रखा है। एक्चुअली नोट्स तो सारे आपके बन गए हैं, जैसे जैसे अपन पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नोट्स बन चुके हैं आपके ऑलरेडी। आपको बस उसको कॉपी में लिखने की देरी है। अगर कोई ऐसे हैं जिनको लिखने की भी इच्छा नहीं है और किसी से नोट्स लेना चाहते हैं, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नोट्स के भरोसे नहीं जाना है। लाइन बाय लाइन पढ़ने का जो अपना तरीका है ना, वो इसीलिए है कि अपन 50+ मार्क्स लेकर आएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ नोट्स के भरोसे अगर अपन जा रहे हैं, तो उसमें अपना स्कोर वैसा नहीं आ पाए, राइट। तो ये बात मैंने पहले भी शेयर करी थी। नोट्स में कोई बुराई नहीं है, नोट्स आपको हेल्प ही करेंगे, याद करने में बेटर ही बनाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचना कि खाली नोट्स कर जाए। खाली नोट्स के बेसिस पे अगर पढ़ाना होता तो मैं कब का पढ़ा चुकी होती, रेडी है मेरे पास, तो प्रिंट भी है, आप लोगों को मैं दे भी सकती हूँ। बट उसका पर्पस नहीं सॉल्व होगा ना बेटा, उसका पर्पस नहीं सॉल्व होगा, राइट। तो आपको सबसे अच्छा तरीका, मैंने नोट्स, मेरे को ये अंडरलाइन करवाने में, लाइन बाय लाइन पढ़ाने में ज़्यादा टाइम लगा। मैं आपको अगर नोट्स से पढ़ाती ना तो मेरे को बहुत कम टाइम लगता, अभी तक हो सकता है अपन खत्म होने की उस पर होते हैं। बट उससे आप लोगों को अच्छा भी लगता है, बट एग्जाम में कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। आपको अच्छा लगवाना तो मेरा पर्पस कभी से था ही नहीं तो आपको 50+ मार्क्स दिलवाना ही पर्पस है, और उसी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। हाँ जी। तो उसका पर्पस नहीं होगा ना, वो तो बेटा टाइम वेस्ट हुआ, राइट। तो जहां पर भी अपने को नोट्स की जरूरत थी, जैसे फ्लो चार्ट वगैरह अपने को बनाने थे, पॉइंट समझने थे, वो तो अपन बोर्ड से पढ़ते ही पढ़ते हैं। अब ये वाले जो चैप्टर्स है, इसमें तो नोट्स क्या हो सकते हैं, इसमें जो आपको अंडरलाइन करवा दें वही वर्ड्स है। अब वही अंडरलाइन वर्ड्स मैं यहाँ पे लिखूं, तो उससे क्या होगा, जब मैं लिखूंगी ना तो आप बातें करोगे पीछे पलट, जैसे ही मैं इधर पलटूंगी वैसे ही आप बात करोगे, ये फैक्ट है, ये तुम भी अग्री करोगे इस चीज से, right? हाँ मैं समझ गई आपको, नहीं तो नोट्स की पीडीएफ, हैंड रिटन पीडीएफ यहाँ नहीं शो कर सकते, अलाउड नहीं है, right? उसकी रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। ये तो हैंड रिटन तो शो नहीं कर सकते, वैसे हैंड रिटन बहुत अच्छे हैं वो, बट उसका पर्पस नहीं सॉल्व होगा। मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बता रखा है, जब आप इन सारी अंडरलाइन करी हुई चीज़ों को कॉपी में लिखोगे ना, तब आपको याद जिस लेवल का होगा, वो और किसी तरीके से हो ही नहीं सकता। तो मैंने आपको एक बेस्ट तरीका बता रखा है, उस बेस्ट तरीके में थोड़ा सा आलस दिखाना है, तो दूसरा बेस्ट तरीका भी बता रखा है कि किसी से भी ले सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, कोई एक जना बना ले उसकी कॉपी कर सकते हो। तीसरा बेस्ट तरीका कि नोट्स से ही पढ़ सकते हो। तो तरीके तो तीनों सही है क्लास में, लेकिन जैसे जैसे एक लेवल नीचे आते जाते हो ना, वैसे वैसे प्रोपोर्शनेटली मार्क्स भी कम, है। और ये तो मैंने बोल ही रखा है कि अगर क्लास में ध्यान से मुझे सुन भी रहे हो ना, तो पास तो गारंटी। ध्यान से सिर्फ सुनने का काम भी अगर किया है ना, पास होने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन ने जब कुछ छोड़ा ही नहीं है, कोई डिस्कशन ही नहीं कम किया अपन ने किसी चीज पे, तो फिर मार्क्स कहाँ कटेंगे, कहीं नहीं कटेंगे। लेकिन बेस्ट तरीका तो यही है कि अभी एक बच्चा है, हर तरीके की क्लास होती है, एक लॉ की क्लास है, उसमें मेरा कोर्स खत्म होने वाला है, एक कल ही खत्म हो जाएगा। वो ये चाहते हैं कि बस मैम आप तो रोज आ जाओ, बस लॉ अपन रिवाइज ही करते रहेंगे, लॉ की क्लास खत्म नहीं करनी है।
तो एक वो वाली कैटेगरी है, राइट। अब उस वाली कैटेगरी के 50% बच्चों के नोट्स बने, राइट। आप लोग ले सकते हो, कॉपी करा सकते हो, सब कर सकते हो, बट वो पर्पस आप, मैं खुद ही बता रही हूँ आपको कि ले सकते हो, कॉपी करा सकते हो, बट उससे आपका पर्पस सॉल्व, मेहनत ये करनी ही पड़ेगी, ऑप्शन। तो जैसे जैसे अपना अपन पढ़ते जा रहे हैं, अपन एक दिन में कितना पढ़ते हैं, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज मैक्सिमम है, राइट। तो इतने से पेज के अगर अपने को नोट्स में लिखने होंगे तो 2 पेज से ज़्यादा नहीं होंगे वो। अंडरलाइन चीज़ें ही तो लिखनी है आपको, और क्या लिखना है, 2 पेज से ज़्यादा लिखना ही नहीं है। 2 पेज लिखने का मतलब क्या है, 15-20 मिनट। आपने उस 15-20 मिनट में याद भी कर लिया और 15-20 मिनट में आपके नोट्स भी रेडी हो गए, राइट। और क्या चाहिए लाइफ में, इतना तो मेरे को आप लोगों से एक्सपेक्टेड था कि इतनी मेहनत अभी भी नहीं करिए तो अभी भी शुरू कर सकते हो, यू स्टिल हैव द टाइम। अभी भी आपके पास एलएलपी बची हुई है, कंपनी का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, सेल ऑफ गुड एक्ट बचा हुआ है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं बचा, मैंने पहले बताया था 20 एक दिन में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी जितना बचा हुआ है उसको भी अगर कर लोगे तो पहले का काम आप फिर कर सकते, ला सकते हैं। बस ये बात ज़रूर है कि नया सब्जेक्ट है, मैं इस बात से अग्री करती हूँ आप लोगों से, नया सब्जेक्ट है, पहली बार पढ़ रहे हो तो अलग है, अलग है तो अलग चीज़ तो या तो बहुत अच्छी लगती है या बहुत बुरी लगती है। तो और प्लस लास्ट में पढ़ते हो, आप लोगों का टाइम थोड़ा सा और आवर्स का रहा है, तो वो सारी बातें हैं, बट वो तो है, अब उसका तो क्या कर सकते हैं, हमेशा हर चीज़ तो अपने हिसाब से फेवरेबल हो ही नहीं सकती ना। मैं भी हमेशा ये चाहती हूँ कि आप सुबह की क्लास होती, सुबह पढ़ा सकते, अर्ली मॉर्निंग होती, बट वो कभी भी नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं नहीं फ्री हूँ। तो मेरी मेरी बेटा 9 बजे से और 4 बजे तक यहाँ क्लासेस चलती हैं। उससे पहले मेरी 7:30 से 8:30 मेरी स्पोकन की क्लासेस चलती है खुद की। फिर उसके बाद में 4 बजे बाद मेरी महारानी कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जिसको मैंने स्लॉट मना कर रखा है, फिर भी अभी भी मेरे पास कॉल आया ही है कि लॉ तो वहीं लेनी है आपको। तो वो अब नेगोशिएशन चल रहा है कि दो, थोड़ा कम कर दो स्लॉट, ये कर दो वो कर दो, तो अभी वो चल रहा है। और एक स्लॉट मेरा शाम को स्पोकन इंग्लिश का चलता है, कहाँ टाइम है, पूरा पैक्ड है। तो कहीं पर मैंने आप लोगों को सुबह से लेकर शाम तक का पूरा स्लॉट बता दिया है, तो सब पैक चल रहा है। यहीं पे विद इन द ही बैचेस अगर कुछ हो सकता है तो हो सकता है, ऑनलाइन और पढ़ोगे ऑफलाइन और नहीं। हाँ, देखते हैं। हाँ तो उसमें देख लेंगे, अगर कुछ ऐसा अरेंज होता है, मेरा भी एक तो बैच लॉ के खत्म हो रहे हैं, तो वो खत्म होते हैं तो उसकी जगह अगर कुछ हो रहा होगा तो मैं बोल दूंगी उसको कि सुबह कर देना, ठीक है। चलो आ जाओ। वैसे अब मेरे को लग रहा है क्लास इज अंडर कंट्रोल नाउ, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पढ़ने वाले को भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, पढ़ाने वाले को तो बिल्कुल नहीं आ रही, क्या तभी भी नहीं आती थी, बट पढ़ने वालों को भी अब दिक्कत नहीं आ रही होगी, राइट। सो यस, सब्सक्राइब कैपिटल के बाद आइए आप लोग कॉल्ड अप कैपिटल। So as such part of the capital which has been called for payment, तो वो पार्ट ऑफ द कैपिटल, ये तो इसमें तो वही लाइन दे रखी है जो अभी अभी पढ़ी थी, अंडरलाइन कर लीजिए बस, which has been called for payment, which has been called for payment। और लास्ट अंडरलाइन कर लीजिए, पे अमाउंट पेड और क्रेडिटेड एज पेड अप, जो अमाउंट पे कर दिया गया है, अमाउंट पेड और क्रेडिटेड। तो ये थे आपके बेटा टाइप्स ऑफ कैपिटल्स। अब आते हैं अपन शेयर्स पे। शेयर्स की अपन बात करें, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 डिफाइंस द टर्म शेयर means a share in the share capital of a company and includes a stock। So share और stock में क्या फर्क होता है? Yes, the group of shares is stock basically, multiple shares जो है लिख लो, stock के आगे ग्रुप ऑफ शेयर्स। तो सिंगल तो शेयर होता है और उनका जो ग्रुप होता है उसको स्टॉक कहते हैं, ग्रुप ऑफ शेयर्स। So a share thus represents such proportion of the interest of the shareholders as the amount paid up thereon bears the total capital to the company। तो जो आपकी टोटल कैपिटल शेयर्स के थ्रू आई है उसको अपन कहते हैं शेयर कैपिटल, राइट। तो सारी की सारी जो आपकी इक्विटी शेयर्स के थ्रू, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू जो भी कैपिटल आई है, उस कैपिटल को क्या बुलाएंगे अपन?
शेयर कैपिटल। यहाँ पे ये बात हो रही है कि हर एक शेयर होल्डर का कितना प्रपोर्शन है, उस प्रपोर्शन को अपन क्या बुलाते हैं, शेयर। कि शेयर होल्डर की कितने शेयर्स है, कितना प्रपोर्शन है, राइट। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए सीधे इसके। शेयर कैपिटल, दो तरीके की शेयर कैपिटल्स होती हैं आपकी। उससे पहले अपन शेयर्स का पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट, शेयर्स आर अ मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर्स मूवेबल होते हैं या इमूवेबल होते हैं? कैसे होते हैं मूवेबल? ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर तो इमूवेबल भी हो सकती है। कैरी कर सकते हैं। शेयर इज बेसिकली अ पेपर, और आजकल तो सब डिजिटल होता है, राइट। तो एक से दूसरे, दूसरे के तीसरे पास आराम से। इमूवेबल तो जो जहां वहीं की वहीं रहेगी ना, हिल नहीं सकती है। इट कैन बी मूव्ड। So shares or debentures or other interest of any company in a manner in a company shall be a movable property transferable in the manner provided by article। तो आप इसको ट्रांसफर किस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है। अंडरलाइन करो मूवेबल प्रॉपर्टी, सेकंड अंडरलाइन करो ट्रांसफरेबल, और तीसरा अंडरलाइन करो आर्टिकल्स। शेयर शैल बी नंबर, ध्यान से पढ़ना, सेक्शन 45। एवरी शेयर इन अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल shall be distinguished by its distinctive number। This implies that every share shall be numbered। क्या है ये? हर एक शेयर को एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है। इसके आगे लिख लीजिए आइडेंटिफिकेशन मार्क। ऐसे शेयर नंबर बताइए, आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक शेयर का अलग होगा या दो तीन शेयर का एक हो सकता है? हर एक शेयर का अलग माना जाएगा। गुड। ऐसा ही एन हो गया क्यों? अच्छा, हाँ तो ये वाला सीन है, लेकिन वो वाला सीन मत कर देना इसको। चलिए, सो अब अपन बात करें काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। सो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल में दो तरीके की शेयर कैपिटल्स होती है, कौन कौन सी? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इसमें अगर अपन बात करें कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले इक्विटी को करोगे, प्रेफरेंस को करोगे? प्रेफरेंस को करोगे। और अगर सब कुछ डिवाइड हो गया, सारा पैसा वैसा सब प्रेफरेंस को दे दिया, क्रेडिटर्स सबको दे दिया, इक्विटी वगैरह को सब दे दिया, फिर भी खूब पैसा आया हमारे पास, फिर वापस प्रेफरेंस को दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। इस वाली बात को ध्यान रखना। अभी एक पॉइंट आएगा, आपने बोला नहीं दे सकते, दे सकते, तो फिर आप अपनी इस बात को ध्यान रखना। तो मैंने इस बात को ना तो हाँ बोलिए ना बोलिए, आप अपनी कई बात को ध्यान रखना कि सारा सब कुछ सेटलमेंट हो चुका है। आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? नहीं दे सकते, दे सकते। मिल तो सकता है कि नहीं मिल सकता? थोड़ा बहुत मिल सकता है, मिल सकता है। तो हाँ, तो मिलने वाले वो याद रखना कि मिल सकता है, मुझे याद रहेगा, बाद में पलटना मत। और नहीं मिलने वाले वैसे याद रखना कि नहीं मिल सकता, अभी पॉइंट आएगा, ठीक है। पहले इक्विटी शेयर कैपिटल का पॉइंट समझिए। इक्विटी शेयर कैपिटल्स के साथ वोटिंग राइट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? विथ वोटिंग राइट्स, अंडरलाइन कर, टिक कर लो इसको। और डिफरेंशियल राइट्स, डिविडेंड मिलता है क्या इक्विटी वालों को? मिलता है, वोटिंग और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड राइट्स। तो इनमें डिफरेंट, वोटिंग का तो पॉइंट दोनों में सेम आ रहा है, डिविडेंड का पॉइंट अलग है कि इनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, और डिफरेंशियल राइट्स जो एक्स्ट्रा इक्विटी से अटैच्ड है अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, प्रिस्क्राइब रूल्स के हिसाब। एग्जाम्पल 7। It is to be noted that Tata Motors in 2008 introduced equity shares with differential voting rights called A equity shares in its rights issue। Rights issue क्या होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो दिए जाते हैं, स्वेट इक्विटी पढ़े नहीं पढ़े, याद आ रहा है? तो राइट्स इशू वही तो होते हैं जिसमें आपको राइट्स एग्जिस्टिंग होल्डर्स को दिया जाता है। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स ने 2008 में इक्विटी शेयर्स इंट्रोड्यूस करे वोटिंग राइट्स के साथ में, जिसको ए इक्विटी शेयर्स का नाम दिया। इन द इशू एवरी 10
ए इक्विटी शेयर कैरीड ओनली वन वोटिंग राइट। तो वोटिंग राइट कैसे दिया कि जिसके पास 10 शेयर्स होंगे उसको कितना राइट मिलेगा, एक वोट का राइट मिलेगा, but would get 5% profit more dividend than declared on each of the ordinary share। लेकिन ऑर्डिनरी शेयर पे जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया उसका 5% ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। वोटिंग पावर तो एक ही मिलेगी, एक ही वोटिंग राइट होगा, लेकिन जो डिविडेंड का परसेंटेज है वो मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाए। Since equity share did not carry the similar voting right, it was traded at discount to other common shares having full voting। इनके पास क्योंकि वोटिंग राइट्स नहीं थे तो इनको डिस्काउंट पे ट्रेड किया लोगों ने। Other companies which have issued equity share with differential voting rights, popularly called DVRs, are Future Retail, Jain Irrigation among others। तो जिन्होंने इक्विटी शेयर्स डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के साथ इशू करे उन इक्विटी शेयर्स को ज्यादा पसंद किया गया। तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में डिविडेंड और वोटिंग दोनों आता है, और जो सिंपल इक्विटी शेयर्स इशू होते हैं जिसमें डिफरेंशियल राइट्स नहीं होते उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, वोटिंग राइट। राइट, तो इन्होंने, इनका कहना ये बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने समझाया कि डिफरेंशियल में डिविडेंड और वोटिंग दोनों पार्ट बनेगा, और नॉर्मल इक्विटी शेयर जो इशू करे जाते हैं उसमें खाली आपको वोटिंग पावर्स कैरी होती। एग्जाम्पल लिख के आने की जरूरत, 2 पॉइंट्स याद रखना। इक्विटी शेयर्स दो चीजें इंक्लूड करती हैं, पहली इक्विटी शेयर्स एक तो होते हैं विथ वोटिंग राइट्स, और दूसरे इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं, डिफरेंशियल राइट्स। इसमें कौन कौन से राइट्स होते हैं, डिविडेंड के, वोटिंग के, और इसके अलावा जो रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है वो वाले राइट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, however this section shall not affect the right of the preference shareholders who are entitled to participate in the process of winding up before the commencement of the act। तो ये कह रहा है कि ऊपर जो सेक्शन दिया गया उसका प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर से कोई लेना देना नहीं होता, ये प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप में इन्वॉल्व होंगे कमेंसमेंट के एक्ट से पहले भी। मतलब जब एक्ट कमेंस हुआ था उससे पहले से किसी के पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट्स हैं तो वो भी वाइंडिंग अप के वैसे ही इंक्लूड होंगे जैसे होते आ रहे हैं। सिंपल सी बात, ऊपर दिए गए पॉइंट्स प्रेफरेंस में एप्लीकेबल नहीं होते। प्रेफरेंस वालों को वोटिंग पावर मिलता है क्या, नहीं मिलता। अब इस केस में अपन प्रेफरेंस के इन्होंने 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, प्रेफरेंस वाले पॉइंट को एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन को कल पढ़ते हैं। राइट, अब आप लोग पहले ऐसा करो, क्वेश्चंस पे आओ आज जगह, बहुत दिन से होमवर्क नहीं मिला है आप लोगों को, 5 दिन से होमवर्क नहीं मिला है आप लोगों को, जिस दिन नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 करिए, क्वेश्चन नंबर 2 टिक करो, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। 4 क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन 1, 2, 7 और 8। आज ट्यूसडे है, आप लोगों का टेस्ट कब है, फ्राइडे को। थर्सडे तक आप ये काम कर सकते हो। 2 दिन दिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे भी मॉर्निंग अवेलेबल है। 2 दिन में 4 क्वेश्चन कर सकते हो, टेस्ट के लिए 24 घंटे नहीं पड़ते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। विदाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा कोई डाउट?